गर्मी में दिन रात भट्टी में काम करने वाली को मिला एसी से भरा ससुराल। मई की वो गर्म दोपहर जब धूप कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी और वक्त जैसे धीरे धीरे चल रहा था। शहर के शोर से दूर रघु की ये भट्टी किसी जलती हुई जगह से कम नहीं थी। यहाँ सूरज बस चमकता नहीं था, झुलसा देता था। और उस तपती गर्मी के बीच खड़ी थी एक लड़की, सिया, जिसके लिए ये पसीना सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं बल्कि हर दिन जीने की मजबूरी था। हे ऊपर वाले, आज सूरज कुछ ज्यादा ही नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे रगों में खून नहीं, खौलता हुआ तेल बह रहा है। सिया के हाथ कांपते हैं। एक ईंट नीचे गिरती है, तभी पास खड़ी सोनिया उसे सहारा देती है। सिया, संभल जा, तेरा चेहरा तवे की तरह लाल हो गया है। देख, तेरे हाथ के छाले फट गए हैं। जा, उस टूटे शेड के नीचे 2 मिनट बैठ जा, मैं तेरा काम कर देती हूँ। नहीं सोनिया, रघु जी की नजर गिद्ध जैसी है। अगर देख लिया कि मैं बैठी हूँ तो कल से काम पर आने नहीं देगा। टीले पर खड़ा रघु मुंशी हाथ में छाता लिए चिल्लाता है, ए सिया, ये क्या खुसर फुसर चल रही है? अगर शाम 5 बजे तक ये ट्रक लोड नहीं हुआ तो तुम दोनों की दिहाड़ी काट के इसी भट्टी में झोंक दूंगा, समझी? जी मुंशी जी, बस कर रही हूँ। दोपहर के उस झुलसाते वक्त में जब थोड़ी देर के लिए काम रुका, सब मजदूर अपनी अपनी जगह पोटली लेकर एक टूटी दीवार के साए में बैठ गए। सिया ने भी अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं। सिया, बस इतना? दाल नहीं, अचार नहीं, कुछ भी नहीं? अरे हो जाता है सोनिया, पेट भर जाता है, बस काम चलना चाहिए। तू भी ना, महारानी है तू तो। तभी एक दुबला पतला कुत्ता लड़खड़ाता हुआ वहां आया। उसकी पसलियां गिनी जा सकती थीं। सिया ने एक पल उसे देखा, फिर सोचे बिना अपनी आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। वाह रे, खुद के लिए तो 2 रोटी है नहीं और कुत्ते को खिला रही है। तू भी बड़ी दरिया दिली है यार। मुझे तो आदत है सोनिया भूख की, इसे नहीं है। सोनिया ने सिया की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे काम में लग गई। शाम के 5 बजे सीटी बजी और भट्टी शांत होने लगी। मजदूर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। सिया और सोनिया भी साथ निकली, पर कुछ दूर चलने के बाद सिया एक तरफ मुड़ गई। अरे तेरा घर तो उस तरफ है, तू इधर कहाँ जा रही है? अपनी दूसरी ड्यूटी में। क्या सारा दिन भट्टी में जली और अभी और काम? थकती नहीं है तू? कुछ जिम्मेदारियाँ होती है सोनिया, जिनकी वजह से थकान भी नहीं आती। तू सच में बहुत अच्छी बेटी है। तेरे माँ बाप तुझसे कितने खुश होंगे ना, आखिर तो उनका इतना बड़ा सहारा बनी है। मेरी मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। जब मैं पैसे लेकर जाती हूँ ना, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। चल ठीक है, अब जाओ, देर हो रही है, तुम्हें भी और मुझे भी। भट्टी की गर्मी से निकलकर अब सिया तंदूर की गर्मी के बीच थी। ढाबे पर शाम की भीड़ शुरू हो चुकी थी। थके हारे मजदूर, ट्रक ड्राइवर, राहगीर सब अपनी अपनी भूख लेकर आ बैठे थे और सिया वो भट्टी की थकान को पीछे छोड़कर अब ढाबे की आग के सामने खड़ी थी। हाथ बिना रुके चल रहे थे। आटा गूंदना, रोटी बेलना, बर्तन उठाना, जैसे उसके हाथों को आराम का मतलब ही नहीं पता था। अरे बिटिया, जरा रुक, इतनी तेजी से आटा क्यों गूंद रही है? आटा कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। थोड़ी धीरे कर, हाथ में छाले हैं तेरे। काका, अगर मैं रुक गई तो वक्त थोड़ी रुकेगा, और बाहर ग्राहक भी तो बैठे हैं। पर तू सुबह से भट्टी में ही है बेटा, कुछ खाया भी है या नहीं पता नहीं। इसके बाद खाना खा लेना। अरे काका, खाना बाद में, पहले काम। जितनी जल्दी निपटाऊंगी उतनी जल्दी घर पहुंचूंगी। बेटा, इतना काम करती है, इतना कमाती है, पर अपने लिए कुछ रखती भी है? काका, जो कमाती हूँ वो मम्मी पापा के लिए है। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि शाम को घर में चूल्हा जलता है। तंदूर की आंच सिया के चेहरे पर पड़ रही थी। सुबह भट्टी की आग और अब रात को तंदूर की लौ, पर उसके हाथ नहीं रुके। एक के बाद एक रोटियां तंदूर में जाती रहीं और थालियां भरती रहीं। रात के 11 बजे जब आखिरी ग्राहक उठा, तब जाकर सिया ने राहत की सांस ली और उसी वक्त रिया भी अपने घर चली गई। आ गई महारानी, बड़ी देर लगा दी आज। शहर की चकाचौंध देख रही थी या फिर कहीं ऐश कर रही थी? दिखा कितना कमा के लाई है, दिखा। सिया कांपते हाथों से 400 रुपए निकालती है और राजेश के पास रख देती है। सिर्फ 400 रुपए? दिन भर भट्टी और रात भर तंदूर, और हाथ में बस ये 4 कागज के टुकड़े? हाँ, मनहूस लड़की, तू हमेशा भूखा मारेगी क्या हमें? पापा, सुबह भट्टी में तपी हूँ, फिर रात भर तंदूर के सामने खड़ी रही, पूरा बदन टूट रहा है। प्लीज अब अपनी बातों से मुझे और मत जलाइए। जुबान लड़ाती है बाप से? कोई एहसान कर रही है क्या हम पर? काम करती है तो खाती भी तो है इसी घर का।
ये 400 रुपए में मेरा उधारी का हिसाब भी पूरा नहीं होगा। तभी माँ सुनीता रसोई से तमतमाती हुई बाहर आती है। चुप हो जा विक्की बेटा, और तू जुबान मत चला। ये जो तपन तू आज झेल रही है ना, वो उस आग के सामने कुछ भी नहीं है जो तू अपने साथ लेकर आई थी। तेरी वजह से हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। जो दुकान हमें खिलाती थी वो भी चली गई। अब तू ही भट्टी में जलकर कमाएगी और हमें खिलाएगी। यही तेरी सजा है। इतना कहकर सुनीता पिछली बातें याद करने लगती है। तभी राजेश बोल पड़ता है, जिस दिन तुझ जैसी मनहूस के कदम हमारे घर में पड़े ना, हमारी इतनी बड़ी कपड़ों की दुकान जल के राख हो गई। मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? चुप हो जा। तुझे कहा ना, मेरे सामने मत बोला कर। मुझे नफरत होती है तेरी आवाज से, तुझसे। अब जा, विक्की के जूते साफ कर और सो जा। सुबह फिर भट्टी जाना है। रोज रोज के तानों और पड़ोसियों की बातों ने सिया को इस कदर तोड़ दिया था कि अब उसने भी मान लिया था कि उसके माँ बाप की दुकान जलने में कहीं ना कहीं उसी का कसूर है। और उसी गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए वो हर दिन भट्टी और तंदूर में खुद को झोंक देती थी। अगली सुबह सिया भट्टी जा रही थी कि तभी, सुन, कल के 400 से चूल्हा नहीं जलेगा। आज ईंटें ज्यादा ढोना, मुंशी से एक्स्ट्रा काम मांग लेना, वरना घर वापस मत आना। कोशिश करूंगी पापा, बस आप दवाइयाँ समय पर ले लेना। एहसान मत झाड़। और सुन, आते वक्त सिगरेट का एक पैकेट भी ले लेना, हाथ खाली मत लाना। सिया डरते हुए बाहर निकलती है। बाहर गली में अनीता और कावेरी चबूतरे पर बैठी हैं। बेचारी बच्ची, रंगत देख जरा, जैसे कुंदन हो। इतनी आग झेल कर भी चेहरा कैसे चमकता है इसका। सुंदरता का क्या करेगी, है तो मनहूस ही। पैदा होते ही बाप की दुकान खा गई। ये जहाँ जाएगी वहाँ सिर्फ राख उड़ाएगी। इसके कर्म ही खोटे हैं। सिया ने सब बातें सुनी, पर उसके लिए ये बातें नई नहीं थी। कोई उसकी सुंदरता पर तरस खाता तो कोई उसकी मनहूसियत पर ताने कसता। इन बातों को अनसुना करते हुए सिया तेज कदमों से ईंट की भट्टी में पहुंच गई। चलो, आ गई। चलो, अब जल्दी से काम में लग जाओ। सिया तेज धूप में भारी तसला सिर पर उठाए चल रही है। थोड़ी और हिम्मत सिया, बस 2 चक्कर और। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो शायद आज माँ और पापा खुश हो जाएं। आज काम करते करते सिया को पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गए। तभी सोनिया आई। अरे सिया, 5 बज गए हैं। चल, कितना काम करेगी? आज तो पूरा दिन तूने कोई बात भी नहीं करी, ना ही खाना खाया। सिया जल्दी से उठती है और ढाबा जाने के लिए निकल पड़ती है। धूल से सनी हुई सिया ढाबे पर पहुंचती है। श्यामलाल उसे देखते ही कड़ची रख देते हैं। अरे आ गई बेटी। अरे आज तो चेहरा बिल्कुल उतर गया है तेरा। जा, पहले मुंह हाथ धो ले। मैं तेरे लिए ठंडी छाछ लाया हूँ, पी ले पहले। चाचा, बस आपकी ये बातें ही हैं जो दिन भर की थकान भुला देती है, वरना घर पर तो सिर्फ पैसों का हिसाब मांगा जाता है। वो पागल है सिया, जो हीरा उनके पास है उसे वो पत्थर समझ रहे हैं। तू बैठ बेटा, पहले ये पी, फिर काम शुरू करेंगे। भट्टी की आग से झुलसकर ढाबे का तंदूर तक सिया का पूरा दिन तपती गर्मी में आग के हवाले था। पर श्यामलाल जी के 2 मीठे बोल ही उसके लिए दिन भर की थकान का मरहम थे। ढाबे में काम करने के बाद रात के उस सन्नाटे में 700 रुपए मुट्ठी में दबाए सिया अपने घर पहुंची। कितने लाई है आज? हाँ, दिखा, 400 से ज्यादा है ना? 700 पापा। बस इतने घंटे काम करके 700 रुपए। कल से और ज्यादा काम करना है तुझे, समझी? जी पापा, मैं कल से और मेहनत करूंगी। दिन बीतते गए और सिया की मेहनत भी। धूप हो या भट्टी की आग, उसने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। हर दिन थोड़ा और काम, थोड़ा और दर्द, बस इसी उम्मीद में कि शायद कोई एक दिन उससे प्यार से बात कर ले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन ढाबे में काम खत्म करने के बाद सिया चुपचाप वहीं बैठ गई। चल बेटा, आज का काम तो हो गया, पहले खाना खा फिर जाना। हाँ? सिया वहीं बैठकर खाना खा रही थी। उसके हाथ में आज के कमाए हुए पैसे थे। तभी दरवाजे पर शोर हुआ। विक्की अपने 3-4 नशेड़ी दोस्तों के साथ लड़खड़ाते हुए अंदर घुसता है। उसकी नजर सीधे सिया के हाथ में दबे नोटों पर पड़ती है। ला इधर, पैसे निकाल। देख क्या रही है? दोस्तों को पार्टी देनी है मुझे, जल्दी दे पैसे। नहीं भैया, प्लीज, ये पैसे माँ पापा के लिए हैं। आपको तो पता है ना, अगर आज पैसे कम हुए तो वो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। कल भी बहुत चिल्लाए थे। चुप हो जा, ज्यादा जुबान मत लड़ा मुझसे। ये पैसे मेरे हैं, दे दे जल्दी।
निकाल, वरना यही तमाशा कर दूंगा, निकाल। तभी श्यामलाल दौड़कर बीच में आते हैं और विक्की का हाथ झटक देते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? जवान बहन की खून पसीने की कमाई छीन रहा है। निकल जा यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगा। अरे ओ ढाबे वाले, हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। हाँ, यह मनूस है, इसकी कमाई पर हमारा हक है। चलो बे दोस्तों, आज ये नहीं दे रही तो कल घर पर इसका हिसाब करेंगे। हाँ। विक्की गाली देते हुए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। श्यामलाल दंग खड़े रह जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे राक्षसों के बीच रहती है बिटिया। मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि कोई फरिश्ता आए और तुझे इस नरक से निकाल ले। कोई फरिश्ता नहीं आएगा चाचा, मेरी किस्मत ही राख से लिखी है। सिया ने घर पहुंचकर रोते हुए विक्की की करतूत बताई। बस कर, मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द और मत बोलना। विक्की हमारा इकलौता बेटा है, इस घर का चिराग है। तूने बाहर वाले के सामने उसे जलील करवाया। पर माँ, वो पैसे छीन रहा था, वो दोस्त के साथ नशे में था। चुप! विक्की जो करता है ठीक करता है। तेरी वजह से ही तो वो परेशान रहता है। अगर तू मनहूस ना होती तो आज वो किसी बड़े दफ्तर में बैठा होता। हम अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। जा कमरे में जा और सुबह जल्दी निकलना। सिया को लगता था कि उसके माँ बाप के दिल में उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार तो होगा, लेकिन आज उसका ये भरम भी टूट गया। अगले दिन ढाबे में काम ज्यादा था, इसलिए वो सुबह से ही वहाँ लग गई। उसी दोपहर शहर के सबसे पॉश इलाके से आर्यन अपनी दादी के साथ लग्जरी गाड़ी में मंदिर के लिए निकला। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। ओह माय गॉड! मैकेनिक बोल रहा है उसे पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। शिट! इतनी तेज धूप में हम यहाँ कैसे रुकेंगे दादी? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। बेटा, बहुत उमस है, चक्कर आ रहे हैं, आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है। दादी हिम्मत रखिए प्लीज। देखिए सामने वो श्यामलाल का ढाबा है, चलिए ना, वहाँ थोड़ी छांव मिलेगी। तंदूर की आंच के बीच सिया पसीने में भीगी हुई रोटियां बेल रही है। तभी आर्यन और वसुधा अंदर आते हैं। कोई है? हेलो प्लीज, मेरी दादी को चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सिया तुरंत हाथ धोकर उनकी तरफ दौड़ती है। वो वसुधा को सहारा देकर एक बेंच पर बिठाती है। साहब, इन्हें यहाँ पंखे के नीचे बिठाइए, आप घबराइए मत। ये लीजिए, ये कच्ची कैरी का पन्ना है, इसे धीरे धीरे पीजिए, ये अंदर की गर्मी खींच लेगा। सिया एक मिट्टी के ग्लास में ठंडा आम पन्ना वसुधा को पिलाती है और एक गीला सूती कपड़ा उनके माथे पर रखती है। 5 मिनट के बाद वसुधा की तबीयत थोड़ी संभलती है और वो ध्यान से सिया को देखती है। बेटा, इतनी ठंडक तो मुझे अपने घर के एसी में भी नहीं मिली, तो इतनी गर्मी में इस तंदूर के सामने कैसे काम कर लेती है? माँ जी, हमारा तो दिन भर का काम ही यही है, सुबह भट्टी की आग और रात को तंदूर की लौ। अब तो आग से दोस्ती हो गई है, हमें कहाँ गर्मी लगेगी। आर्यन एक टक सिया को देख रहा है। वो दंग है कि इतनी धूल और धुएं के बीच भी कोई लड़की इतनी सुंदर और शांत कैसे हो सकती है। कितनी अजीब बात है, आज के सामने काम करने के बाद भी ये कितनी सुंदर है और बातें भी कितनी शांति से कर रही है। आर्यन, देखे से राख के बीच ये हीरा कैसे चमक रहा है। जल्दी से एक फोटो ले इसकी, ये लड़की मुझे मेरे घर की बहू के रूप में चाहिए। आर्यन चुपके से अपने फोन से सिया की एक फोटो क्लिक करता है। वसुधा उठकर श्यामलाल के पास जाती है। भाई साहब, ये बेटी कहाँ रहती है? इसका घर का पता मिल सकता है? जी माँ जी, ये पास की बस्ती में ही रहती है। बड़ी नेक बच्ची है, पर घर वाले इसके साथ, खैर ये रहा पता। घर लौटते ही वसुधा ने सबको सिया के बारे में बताया। खन्ना परिवार जहाँ संस्कारों की और इंसानों की कद्र करता था। आर्यन, जल्दी से अपने फोन में वो फोटो दिखा जो ढाबे में क्लिक करी थी। बड़ी सुंदर लड़की है, मुझे बस उसी को आर्यन की पत्नी बनाना है। आर्यन ने सभी को फोटो दिखाई। माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है, पर क्या ये सच है कि इसने इतनी गर्मी में आपकी जान बचाई बिना किसी मशीन के? कविता, हुनर अमीरी का मोहताज नहीं होता। अगर माँ जी को इसमें हमारे घर की शांति दिख रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आर्यन, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है बेटा? पापा, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी है, वो भीड़ में भी सबसे अलग है पापा। बिल्कुल, अगर आर्यन खुश है और दादी का आशीर्वाद है तो हम भी इस रिश्ते का स्वागत करेंगे। घर में खुशियाँ आनी चाहिए भाई। बैंक बैलेंस तो हम बढ़ा ही लेंगे। खुशियाँ?
या धूल और राख। मम्मी जी, आप भूल रही हैं कि वो भट्टी पर काम करने वाली मजदूरनी है। कल को वो यहाँ फटे हुए कपड़े पहनकर घूमेगी तो हमारे हाई सोसाइटी के दोस्त क्या कहेंगे? मेरी देवरानी एक ईंट ढोने वाली होगी। पायल बेटा, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अभी तुम गुस्से में सही से सोच नहीं पा रही हो। कल सुबह हम सब उसके घर जाएंगे। अगले दिन खन्ना परिवार के सभी सदस्य सिया के घर जाने के लिए निकल गए। जैसे ही गाड़ी सिया के मोहल्ले में पहुंची, वहां खड़ी औरतों के बीच बातें चालू हो गईं। अरे अनीता, देख तो जरा, ये महंगी गाड़ियाँ यहाँ, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? रास्ता नहीं भटके कावेरी, देख गाड़ी से उतरकर वो सीधे राजेश के घर की तरफ जा रहे हैं। जरूर इस मनहूस सिया ने कोई कांड किया होगा। अब देखना, राजेश की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलेगी। जैसे ही खन्ना परिवार के लोग सिया के घर में दाखिल हुए, राजेश जी चौंक कर खड़े हो गए। आप लोग, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? विक्की, विक्की जा अंदर से पानी ला साहब के लिए। बैठिए राजेश जी, हम यहाँ कोई शिकायत लेकर नहीं आए हैं। कल आपकी बेटी सिया ने मेरी जान बचाई और मेरा दिल भी जीत लिया। मैं अपने पोते आर्यन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विक्की के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचता है। क्या आप इस सिया से शादी करेंगे? साहब, आपको पता भी है ये दिन भर भट्टी में कोयला ढोती है। ये आपके महलों के लायक कहाँ है? बेटा, हमें सिया का काम नहीं, उसका संस्कार पसंद आया है और हम जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जी 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 माँ जी, हम तो धन्य हो गए, पर हमारी बेटी घर का सहारा है। उसकी कमाई से ही घर चलता है और अगर वो चली गई तो। फिक्र मत करिए, हम आपके बेटे को नौकरी दिलवा देंगे। सिया और आर्यन का रिश्ता तय करके जैसे ही खन्ना परिवार बाहर निकलता है, मोहल्ले वाले उन्हें घेर लेते हैं। साहब, इस लड़की से शादी कर रहे हैं आप? अरे इसके कदम तो भारी हैं। इसने तो अपने बाप का घर जला दिया, आप पछताएंगे। जुबान संभाल कर बात कीजिए, अब ये खन्ना खानदान की बहू बनने वाली है। सिया की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि रातों रात उसकी दुनिया बदल गई। चंद दिनों में शादी की रस्में पूरी हुई और अब वो उस दहलीज पर खड़ी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस लड़की ने ताउम्र धूप और धुएं का साथ निभाया, आज उसके स्वागत में वसुधा हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी है। बगल में कविता और महेश मुस्कुरा रहे हैं। आओ बेटा, कलश को ठोकर मार कर गृह प्रवेश करो। आज से ये घर तुम्हारा भी है। सिया धीरे से कलश को ठोकर मारकर जैसे ही कदम अंदर रखती है, एसी की ठंडी हवा उसके गालों को छूकर गुजरी। सिया ने आंखें उठाकर देखा तो उसके ससुराल में हर कोने में एसी लगा था। मैंने सुना था कि स्वर्ग में ही इतनी शांति और ठंडक होती है, पर ऊपर वाले ने तो मेरी पुकार सुन ली। मुझे ऐसा एसी से भरा ससुराल मिला जहाँ धूल का नामो निशान भी नहीं है। क्या सच में अब मुझे कभी उस भट्टी की आग में नहीं जलना पड़ेगा? क्या सोच रही हो सिया? ये सब इतना सुंदर है कि डर लग रहा है, कहीं ये सपना ना हो। तभी जेठानी पायल हाथ में शरबत का गिलास लिए आती है। अरे डरो मत सिया, ये एसी है, सूरज नहीं जो तुम्हें जला देगा। वैसे संभल कर चलना, फर्श बहुत चिकना है, कहीं फिसल ना जाओ। पायल, आज तो कम से कम कड़वाहट छोड़ दो। हाँ सिया, तुम बेझिझक इस घर को अपना समझो। अमित के साथ साथ वसुधा और कविता ने भी पायल को रोका। फिर सिया से कहा, तुम थक गई होगी बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो और अपनी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। माँ, थोड़ी थक गई हूँ, अभी अभी ढाबे से काम करके आई हूँ, बस थोड़ी देर बैठ जाऊँ, फिर उठकर बर्तन भी धो दूंगी। क्या आराम करना है तुझे? अभी से थक गई तो क्या मैं तेरी नौकर हूँ जो तुझे खिलाऊं पिलाऊं? चल उठ, पहले काम निपटा फिर बैठना। मनहूस देखकर ही गुस्सा आ जाता है। क्या सोच रही है बेटा? अरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आर्यन, सिया को कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। सिया कमरे में जाकर ठंडी हवा में सुकून से सो जाती है। अगली सुबह मुस्कुराते हुए उठती है, तैयार होकर नीचे किचन में पहुंचती है। आलीशान रसोई में भी एसी चल रहा है। सिया जल्दी जल्दी मसाले निकाल रही होती है, तभी पायल वहां आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नौकरों की फौज है, ये मजदूरी छोड़ो और जाकर आराम करो। हमारे स्टैंडर्ड का खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाभी जी, मुझे हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं आता। भट्टी की आग झेली है, यहाँ तो एसी की इतनी ठंडक है कि काम करना भी आराम जैसा लग रहा है। आज का नाश्ता मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तभी कविता और वसुधा भी रसोई में आती हैं। बेटा, तू इतनी सुबह, जा थोड़ी देर और सो जा। नहीं माँ जी, आदत है मेरी
और सच कहूँ तो इस एसी वाली रसोई में काम करना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बगीचे में खड़ी हूँ। तंदूर के सामने तो सांस लेना मुश्किल होता था, यहाँ तो सुकून ही सुकून है। ठीक है बेटा, आज हम सब तेरी पसंद का नाश्ता करेंगे, पर तू थकना मत। और फिर वसुधा, कविता और पायल रसोई से बाहर निकल गईं। कुछ ही देर के बाद सिया ने फुर्ती से नाश्ता तैयार किया और उसे डाइनिंग टेबल पर सजा दिया, जिसके बाद सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हुए कहते हैं, वाह मम्मी, आज नाश्ते में क्या बात है, ये स्वाद अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये कमाल मेरा नहीं सिया का है, आज सुबह सुबह खुद रसोई संभाली है इसने। यम्मी! चाची, ये तो मम्मा के रोज वाले बोरिंग सैंडविच से भी ज्यादा टेस्टी है, आप बेस्ट हो। बिल्कुल सही कहा राहुल। सिया बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। सही कहा था दादी ने, सिया इस घर में सिर्फ खुशियाँ नहीं सुकून भी लाएगी। देसी खाना ही है, सब ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे कोई 56 भोग हो। इस मजदूरनी ने आते ही सबका सिर घुमा दिया है, मुझे इसमें कुछ खास नहीं लग रहा। अरे बस कीजिए सब, इतना भी क्या शोर मचाना। अमित, आपको तो वैसे भी स्पाइसी पसंद नहीं था, आज अचानक पसंद आने लगा। पायल, स्वाद जब सच्चा हो तो पसंद अपने आप आ जाता है। नाश्ते की मेज पर सबकी वाहवाही बटोरने के बाद सिया अपने कमरे में आई। धीरे से बेड पर बैठी और अपनी पायल उतारने के लिए पैर ऊपर करती है। उसके पैरों के तलवों में भट्टी की तपन से पड़े गहरे लाल छाले और दरारें साफ दिख रही हैं। तभी आर्यन कमरे में आता है। ए सिया, ये क्या है? तुम्हारे पैर इतने छाले, तुमने सुबह से एक भी बार नहीं बताया। आर्यन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और सिया के पैर अपने हाथों में ले लेता है। साहब नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जमीन पर मेरे पैर मत छुइए, ये तो रोज का है, आदत है मुझे। ए चुपचाप बैठी रहो। और ये साहब क्यों बोल रही हो? हाँ, आर्यन बोलो मुझे। आर्यन दराज से एक एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर सिया के छालों पर लगाने लगता है। सिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं और आप मुझसे इतनी इज्जत से क्यों बात करते हैं? मैं तो बस एक। कैसा सवाल है ये सिया, तुम पत्नी हो मेरी, इज्जत हो मेरी। आर्यन इतना कहता है कि तभी सिया कुछ पुरानी बातें सोचने लगती है। ए कल मुही, सुनती नहीं है क्या? पैर क्या सहला रही है अपनी नवाबजादी है? निकाल पैसे। बापू की दवा और मेरी सिगरेट के लिए सिर्फ 400 लाई है, शर्म नहीं आती तुझे? हरामजादी है ये, इसकी वजह से आज मैं सड़कों पर हूँ। जा भट्टी में जल और मर जा, कम से कम घर की बला तो टलेगी। सिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दुनिया ने उसे सिर्फ मनहूस कहा, उसी दुनिया का एक राजकुमार आज उसके पैरों के छाले में मरहम लगा रहा है। माँ कहती थी मैं जहाँ जाऊंगी आग लगा दूंगी, पर यहाँ तो ये सब मुझे अपनी पलकों पर बिठा रहे हैं। क्या सच में मेरी तपन खत्म हो गई? क्या मैं अब भी किसी सपने में हूँ? ऐसे ही कुछ दिन बीते, लेकिन अब धीरे धीरे एसी से भरा ससुराल सिया के लिए मुसीबत बन रहा था। सिया ने खुद को अपनी मखमली शॉल में लपेटा हुआ है और उसके दांत किटकिटा रहे हैं। पायल रिमोट हाथ में लिए मुस्कुराते हुए आती है। क्या हुआ सिया, कांप क्यों रही हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो पसीने और आग में रहने की आदत है ना। यहाँ की ये शाही ठंडक शायद तुम्हारी मजदूर वाली खाल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाभी जी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या हम इसे थोड़ा कम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये खन्ना खानदान का स्टैंडर्ड है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। अगर गर्मी चाहिए तो जाओ अपनी उस पुरानी भट्टी पर, यहाँ रहना है तो एसी में ही रहना होगा। जी भाभी, कोई बात नहीं, मैं इस एसी की ठंडक में रहने की कोशिश करूँगी। ये क्या, इतनी आसानी से मान गई? मैंने तो सोचा था हार जाएगी। चलो कुछ और ही सोचना पड़ेगा देवरानी जी के लिए। अगली सुबह एक नौकर पायल के पास आता है। मैडम, आज किचन में क्या ऑर्डर रहेगा? आज तुम लोग छुट्टी ले लो, मैं खुद संभाल लूंगी। जी मैडम। नौकर वहाँ से चला जाता है। अब देखती हूँ अकेले कैसे संभालती है ये सब। वो जानबूझकर ढेर सारी सब्जियाँ, राशन, बर्तन बाहर निकाल देती है। तभी सिया किचन में आती है। भाभी, आज इतना सारा काम? अरे वो शेफ के घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, मुझसे छुट्टी मांग रहा था, मैंने भी उसे कहा ठीक है चले जाओ। अब वो नहीं है तो काम तो होगा ना। वैसे तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, क्या तुम आज खाना बना लोगी? ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। पायल को लगा था कि सिया काम के बोझ तले टूट जाएगी, लेकिन उसके लिए तो ये सब बहुत आसान था। उसने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना अकेले ही बढ़िया बना दिया और रात को डाइनिंग टेबल पर 10 तरह के खाने की डिशेस भी सजी थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। थोड़ी ही देर में सभी लोग आकर बैठ गए और खाने को देखकर हैरान हो गए। वाह सिया, कमाल कर दिया तुमने। पायल, तुमने देखा, इतनी वैरायटी और हर चीज का स्वाद लाजवाब है। होटल का खाना तो इसके सामने पानी कम है।
बिल्कुल सही कहा अमित। सिया बेटा, तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। कविता, हमारी बहू तो सच में अन्नपूर्णा है। चाची, आप तो सुपर शेफ हो। मम्मा, आप भी इनसे कुछ सीखो ना। पायल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना चम्मच पटक देती है। क्या करूं इस लड़की का, दिन ब दिन सब इसके मुरीद होते जा रहे हैं। मेरा खुद का पति और बेटा इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे। मेरा कोई भी प्लान काम क्यों नहीं कर रहा। इस मजदूरनी ने तो पूरे घर पर जादू कर दिया है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, वरना ये मुझे मेरे ही घर में पराया कर देगी। अगले दिन गर्मी और भी बढ़ गई थी। कांच और कंक्रीट का आलीशान खन्ना विला, जहां हर खिड़की बंद, हर दरवाजा सील। सिर्फ सेंट्रल एसी ही था जो उस घर को ठंडा रखता था। पर तभी कंप्रेसर में कुछ हुआ और एसी एक झटके में बंद हो गया। देखते ही देखते पूरे घर में उमस और गर्मी भर गई। अरे, जनरेटर क्यों नहीं चला? अमित, देखो ना, घुटन हो रही है। पायल, जनरेटर पर लोड ज्यादा है, वो सिर्फ पंखे ही चला पा रहा है। बाहर लू चल रही है, पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं यार। तभी राहुल बागीचे से दौड़ता हुआ आता है। उसका चेहरा लाल, सांसें फूली हुई। हॉल में पहुंचते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और उल्टी करने लगता है। पायल दौड़कर राहुल को गोद में ले लेती है। राहुल बेटा, आंखें खोलो, डॉक्टर को फोन लगाओ। अमित, जल्दी। मम्मी, हाईवे पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम है यहाँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती और डॉक्टर ने कहा है कि किसी तरह उसके बदन की तपन को खत्म करें, वरना बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा। 1 घंटा? तब तक तो मेरा बच्चा झुलस जाएगा। पायल बदहवास होकर बर्फ के टुकड़े उसके माथे पर रख रही है, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। राहुल के नाखून नीले पड़ने लगते हैं और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। कोई कुछ करो, मेरा बेटा मर जाएगा। ये पंखे जहर उगल रहे हैं। सिया भागकर रसोई में जाती है। वो बिजली ना होने के बावजूद गैस की लौ पर कच्ची अमिया को सीधे भूनने लगती है और काढ़ा बनाकर लाती है। हटो यहाँ से, मेरे बेटे को डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारी इस मजदूरी वाली नौटंकी की नहीं। भाभी, आपके तरीकों ने तो हाथ खड़े कर लिए, अब इस मजदूरनी के तजुर्बे को बोलने दीजिए। सिया राहुल को जमीन पर लिटाती है। वो भुनी हुई अमिया का पल्प निकालती है, उसमें काला नमक और मिश्री मिलाती है। सिया को याद आया कि भट्टी पर जब दोपहर की आग में कोई मजदूर बेहोश होता था तो वो क्या करते थे। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। आर्यन जी, सारे पर्दे उतारकर उन्हें ठंडे पानी में भिगोकर खिड़कियों पर लटका दीजिए। माँ जी, गमले से थोड़ी गीली मिट्टी लाइए। सिया राहुल के तलवों और माथे पर गीली मिट्टी और कपूर का लेप लगाती है। वो धीरे धीरे आम पना की बूंदें राहुल के गले के नीचे उतारती है। गीले पर्दों से टकराकर आने वाली हवा अचानक ठंडी हो जाती है। 15 मिनट बीतते हैं। राहुल का शरीर, जो अब तक लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था, धीरे धीरे ढीला पड़ता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आती हैं। वो धीरे से आंखें खोलता है। चाची, प्यास लगी है। पायल फूट फूट कर रोने लगती है और राहुल को सीने से लगा लेती है। तभी डॉक्टर पहुंचते हैं। डॉक्टर राहुल की नब्ज चेक करते हुए पास रखी सामग्री देकर कहता है, भाई कमाल है, ये मिट्टी का लेप और ये आम पना। पायल जी, अगर 10 मिनट और ये तपन ना उतरती तो बच्चे को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता। आपकी बहू ने जो किया वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। ये तो शुद्ध देसी चमत्कार है। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई थी। डॉक्टर जा चुके थे। तभी पायल सिया के पास आती है। सिया, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी रईसी के घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया। लेकिन आज उसी हुनर ने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं शर्मिंदा हूँ सिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना और इस तरह आप मेरे सामने हाथ ना जोड़े। दादी सही कहती है, तुम जैसी औरत ही घर बसा सकती है। तभी गेट पर शोर होता है। सिया के माता पिता फटे पुराने कपड़ों में बदहाल खड़े हैं। उनका जो घर था वो विक्की जुए में हार गया और भाग गया। बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे ताउम्र बनौती का आग में जलाया, पर आज हम खुद खाक हो गए बेटा, और तू इस महल की रानी बन गई। पापा, मिट्टी को आग में तपना ही पड़ता है ईंट बनने के लिए। अगर आप मुझे भट्टी में ना भेजते तो आज मैं राहुल की जान नहीं बचा पाती। इतना कहकर सिया के माता पिता जाने लगते हैं। तभी पायल उन्हें रोकती है। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। सब हैरान होकर पायल की तरफ देखते हैं। पायल सिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। मेरी गलती और घमंड का प्रायश्चित सिर्फ माफी मांगने से पूरा नहीं होगा। अगर सिया इस घर की लक्ष्मी है तो आप उस लक्ष्मी के जन्मदाता है। आज अगर मेरा राहुल जिंदा है तो वो सिया के उसी तजुर्बे की वजह से है जो उसने आपके घर की भट्टी में सीखा था। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। भाभी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, पायल ठीक कह रही है।
जिस बेटी ने हमारे घर को ठंडक दी है, उसके माता पिता दर दर की ठोकरें खाए, ये खन्ना खानदान को मंजूर नहीं। राजेश जी, सुनीता जी, ये घर अब आपका भी है। हमें माफ कर दो, हम पत्थर थे, पर हमारी बेटी ने सच में आग में तपकर हीरा बनना सीख लिया है। वक्त का पहिया घुमा और खन्ना विला की वो कड़वाहट जो कभी 16 डिग्री की बर्फीली हवाओं में जमी हुई थी, अब रिश्तों की गर्माहट से पिघल चुकी थी। महल की मशीनी ठंडक अब सजा नहीं बल्कि सुकून बन गई थी। आर्यन और सिया सोफे पर साथ बैठे हैं। सिया ने वही मखमली शॉल ओढ़ी है, पर अब उसके चेहरे पर डर नहीं मुस्कान है। तभी पायल हाथ में रिमोट लिए आती है। देवरानी जी, आज तापमान ठीक है ना? कहीं ठंड तो नहीं लग रही? मैंने पूरे घर का एसी 24 पर सेट कर दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि जरूरत से ज्यादा ठंडक भी बीमार कर देती है, चाहे वो एसी की हो या इंसान के घमंड की। भाभी जी, अब तो इस घर की हवा में ही अपनापन है। अब मुझे वैसी वाली कपकपी नहीं होती जैसी पहले दिन हुई थी। सही कहा भाभी, उस दिन तो आपने सिया को कुल्फी बना दिया था, पर देखिए ना, आज उसी सिया के देसी नुस्खे ने हम सबको एक धागे में पिरो दिया। दूर डाइनिंग टेबल पर कविता और सिया की माँ सुनीता साथ में बैठकर बातें कर रही हैं। बहन जी, मैंने तो अपनी बेटी को सिर्फ आग दी थी, पर आपने उसे वो सम्मान दिया जो उसे कभी नहीं मिला। अरे नहीं सुनीता जी, सिया ने तो हमारे घर को घर बनाया है, हमारी कोई बेटी नहीं है। हमने तो अपनी दोनों बहुओं को ही बेटी मान लिया है। उस रात खन्ना विला में एसी की ठंडक से ज्यादा घर में अपनापन महसूस हो रहा था। वही बेटी जिसे भट्टी की आग ने झुलसाया था, अब अपनी ममता से सबको आराम दे रही थी। धूप की गर्मी खत्म हो गई और घर में सुकून और प्यार का माहौल लौट आया।